नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज 17वां लेक्चर है, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में। हम यहाँ पे संसद पे चर्चा कर रहे थे और संसद में आज हम यहाँ पे संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। संसद में किस प्रकार से विधेयक लाए जाते हैं, कोई विधेयक या बिल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो एक्ट यानी कानून किस प्रकार से बनता है, कौन कौन से स्टेप से उसको गुजरना होता है, और साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे, 109 और 110 में धन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आज होने वाला है, क्योंकि विधेयक से संबंधित चाहे आपको धन विधेयक हो या साधारण विधेयक हो, यहाँ से एग्जाम में कई अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं और सारे हम एक एक करके हम कवर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संसद की विधायी प्रक्रिया। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी बिल यानी कोई भी जो विधेयक है वो एक्ट कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है। तो कोई भी जो विधेयक होता है, जैसे जनरली जो साधारण विधेयक होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे धन विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। तो विधेयक पहले संसद में लाया जाता है, संसद के जो सदन होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। और जब लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रस्तुत करते हैं, इनको ये यहाँ से पारित होते हैं, तो उस समय इनको बिल कहा जाता है। और फिर ये पहुँचते हैं राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति ने इस बिल को क्या कर दिया, अपने स्वीकृति प्रदान कर दी, तो इसे हम कहते हैं कानून या एक्ट बन जाता है। तो विधेयक से एक्ट यानी बिल से एक्ट या विधेयक कानून कैसे बनता है, तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में उसको प्रस्तुत किया जाएगा, पारित किया जाएगा, और उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने। ठीक है, और जब राष्ट्रपति स्वीकृत कर देगा तो उसके बाद वो एक्ट या कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे विधेयक से कानून बनने की प्रोसेस होती है। ये सारा हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब देखो, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक के अंदर ही धन विधेयक आता है आपका। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो देखो, विधेयक के प्रकार, पहले हम यहाँ पे साधारण विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। अब साधारण विधेयक का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, आर्टिकल 107 में। आर्टिकल 107 क्या कहता है, धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 107 कह रहा है कि धन विधेयक और जो वित्त विधेयक हैं, इनके अलावा जो अन्य विधेयक हैं, वो कोई अन्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकते हैं। यानी देखो, आर्टिकल 109 में दिया गया है दोस्तों धन विधेयक के बारे में, और आर्टिकल 117 में दिया गया है वित्त विधेयक के बारे में। तो 109 और 117 के अलावा यानी धन विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा जो अन्य विधेयक होंगे वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसका मतलब हम उनको कह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, साधारण विधेयक कहते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि साधारण विधेयक के बारे में हमें जो परिभाषा मिलती है साधारण विधेयक की, वो आर्टिकल 107 में मिलती है कि हम इस विधेयक को किसी भी सदन में आरंभ कर सकते हैं, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब देखो, साधारण विधेयक यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक से मतलब है यहाँ पे सरकार के मंत्रियों द्वारा जो प्रस्तुत किए जाते हैं विधेयक, उन्हें हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और जो गैर सरकारी विधेयक है, यानी जो मंत्री हैं सरकार के, उनके अलावा अन्य सदस्यों द्वारा, संसद में जो अन्य सदस्य हैं मंत्रियों के अलावा, उनके द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। जो गैर सरकारी विधेयक का मतलब ये नहीं है कि कहीं आप ये समझ रहे हैं कि ये विपक्षी पार्टियों द्वारा लाए जाते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। यानी एक हो गए, देखो संसद में कुछ होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं जिनके पास मंत्री पद होता है, तो मंत्रियों द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें सरकारी विधेयक कहा जाता है। और मंत्रियों के अलावा संसद में जो अन्य सदस्य हैं, चाहे वो सरकार के हैं या चाहे वो किसी के भी हैं, अगर वो सदस्य कोई विधेयक लाते हैं तो उसे कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक। तो साधारण विधेयक के बारे में आप इतना समझ गए, दो प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कोई भी जो साधारण विधेयक है वो कानून कैसे बनता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो की शुरुआत में कि जो विधेयक होता है, जनरली जो साधारण विधेयक है, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे उसको लोकसभा में लाओ चाहे उसको राज्यसभा में लाओ। ठीक है, किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में इसको लाया जा सकता है। लेकिन ये बात आपको नोट करनी होगी कि इसको दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। लोकसभा में भी इसको पारित कराना होगा और राज्यसभा में भी इसको पारित कराना होगा। अब आप लोकसभा में अगर पहले लाओगे तो बाद में उसको राज्यसभा में ले जाना ही होगा।
और अगर राज्यसभा में पहले लाते हो तो लोकसभा में बाद में ले जाने होगा। तो यहाँ से अगर दोनों सदनों से पारित हो गया उसके बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति इस विधेयक को स्वीकृति दे देते हैं तो उसके बाद ये विधेयक बन जाता है कानून। तो ये सारे प्रोसेस हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई भी साधारण विधेयक जब कानून बनता है तो कौन कौन से वो चरण आते हैं, कैसे कैसे स्टेप से वो आगे बढ़ता है। तो प्रथम चरण में क्या है यहाँ पे कि विधेयक का प्रारूप तैयार करना। अब देखो जो मंत्री क्या ला रहा है, विधेयक ला रहा है, अगर वो सरकार के मंत्री द्वारा विधेयक लाया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और अगर मंत्री के अलावा जो संसद में अन्य सदस्य हैं उनके द्वारा विधेयक लाया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो माना किसी मंत्री ने कोई विधेयक लाया, तो विधेयक जब ला दे तो सीधे एकदम से मतलब पहले उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट तो तैयार करना पड़ेगा, प्रॉपर उसका प्रारूप तैयार करना होता है। तो विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है पहले, और सदन को एक अग्रिम सूचना भी दी जाती है कि हम ये क्या ला रहे हैं, इस प्रकार से हम क्या ला रहे हैं, कोई विधेयक ला रहे हैं। तो प्रॉपर उसका प्रारूप तैयार करके वो विधेयक सदन में लाया जाता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, साधारण विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे अगर हम धन विधेयक की बात करें, इसको सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। इसको आगे हम अभी चर्चा करेंगे। जो धन से संबंधित विधेयक हैं, ठीक है, ये साधारण विधेयक हैं, इसको हम किसी भी सदन में ला सकते हैं। तो प्रॉपर इसका फॉर्मेट तैयार किया गया। द्वितीय चरण में क्या किया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है इसको सदन में। माना सपोज हमने इसको अभी लोकसभा में लाया, ठीक है, लोकसभा में इसको प्रस्तुत कर दिया। और जब लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है तो सभी जो अन्य सदस्य हैं लोकसभा में मौजूद, सभी सदस्यों को इसकी कॉपी या प्रतियां वहां पे प्रदान की जाती है, ताकि वो भी इसमें देख सकें कि इसमें अगर कोई संशोधन करना होगा या इसमें कोई कमियां हैं, और ताकि इसमें एक चर्चा हो सके, ठीक है। तो और साथ ही साथ द्वितीय चरण में क्या होता है, प्रथम वाचन, यानी जिस मंत्री ने ये विधेयक लाया है लोकसभा में वो इस पर अपना भाषण देगा, वो इस विधेयक के बारे में अन्य सदस्यों को समझाएगा वहाँ पे। और सरकारी जो गजट होता है, जो राजपत्र होता है, उसमें भी इसकी एक कॉपी वहाँ पे कुल मिला के छाप दी जाती है, ताकि सामान्य जनता भी इस विधेयक के बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। द्वितीय चरण में प्रस्तुतिकरण हो गया, जिस मंत्री ने या जिस सदस्य ने ये विधेयक लाया है वो इस पर भाषण देगा, इस विधेयक के बारे में सदस्यों को जानकारी देगा। उसके बाद इसमें जो तृतीय चरण आएगा उसमें होगा दोस्तों द्वितीय वाचन, यानी खुलकर जो चर्चा होगी विधेयक में वो इस चरण में होती है। जो अन्य सदस्य हैं यदि उनको लगता है कि इस विधेयक में कोई कमी है तो वो उस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। जिस सदस्य द्वारा वो विधेयक लाया गया है उसको बताएंगे कि आपने इसमें ये कमी रखी है, इसको इस प्रकार से वहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। कुल मिला के इस चरण में क्या होता है कि विस्तृत समीक्षा की जाती है, विस्तृत चर्चा की जाती है इस विधेयक के बारे में जो कि सदस्य द्वारा लाया गया है। अब चर्चा यदि कर दी है उसके बाद ही जाता है प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को इसको सौंपा जाता है। ये समितियों के बारे में हम अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे। जो भी संसद की प्रमुख समितियां होती हैं वहाँ पे आपको इनके बारे में समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के समिति गठित की जाती है। जो प्रवर समिति होती है एक अस्थायी समिति होती है, इसको गठित किया जाता है ताकि इस विधेयक में कोई कमी है तो उसके बारे में वो बता सके कि इसमें ये संशोधन करना है। तो प्रवर समिति विधेयक पर गहन विचार करती है, उसमें आवश्यकता अनुसार जो भी आवश्यकता पड़े उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन वो विधेयक के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब यदि जो प्रवर समिति है उसने अगर उसमें देख लिया इसमें कुछ संशोधन करना है तो उसमें संशोधन किए जाते हैं, और फिर समिति इसमें अपनी रिपोर्ट देती है कि इसमें ये संशोधन करने हैं, यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं है। और समिति जब अपनी रिपोर्ट क्या करती है, भेजती है, तो फिर समिति की रिपोर्ट पे चर्चा की जाती है चौथे चरण में। यानी जो तृतीय चरण होता है ये चर्चा क्या होती है कि समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है विधेयक के बारे में। फिर चर्चा के बाद क्या होगा, जो भी संशोधन करना होगा उसमें अगर उसमें कुछ कमी दिखेगी तो उसमें संशोधन किया जाएगा। और उसके बाद होगा वाचन के बाद मतदान। आपने लोकसभा या राज्यसभा में जब कोई भी विधेयक लाया जाता है, कोई भी विधेयक पारित किया जाता है, तो आपने सामान्यतः देखा होगा प्रोसेस क्या होती है। कोई भी पहले मंत्री जैसे विधेयक लाया गया, ठीक है, विधेयक लाया जाता है, उसके बाद वो उस पर क्या देता है, भाषण देता है, यानी सदस्यों को बताता है कि ये विधेयक इस प्रकार से है। फिर क्या करते हैं, उस पर चर्चा या बहस होती है, बहस ये सारी इसी में आ गई, ठीक है। फिर इसमें प्रवर समिति को सौंपना, फिर उसकी रिपोर्ट पर बहस होना, सब इसमें आपको मतलब इसी में आ गई। और उसके बाद फिर क्या होगा, मतदान होगा। तो वाचन के बाद जब मतदान होगा तो अगर बहुमत से पारित हो गया तो फिर वो जाता है
अगर बहुमत इस सदन में, अभी हमने बोला था ना आपको कि ये लोकसभा में पहले लाया गया माना, तो लोकसभा में यदि बहुमत से पारित हो गया, अब ये जाएगा आपका राज्यसभा में। और राज्यसभा में देखो विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है यदि लोकसभा में वो पारित हो गया है। अब देखो जब दूसरे सदन के पास विधेयक पहुंच गया है, ठीक है, लोकसभा में तो मैंने आपको बता दिया कि ये पारित हो गया और अब ये पहुंच चुका है राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के पास दोस्तों 3 विकल्प होते हैं। विधेयक को पारित कर दे, यहां पे आपको नोट करना है, विधेयक को पारित कर दे। यदि राज्यसभा में भी विधेयक पारित हो गया है तो फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसको अपने स्वीकृति यदि प्रदान करता है तो ये विधेयक बन जाता है एक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा विकल्प क्या है राज्यसभा के पास, विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर दे या संशोधन का प्रस्ताव दे। पूर्णतः अस्वीकार, अस्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे या संशोधन का, ठीक है, और मैं यहां पे लिख रहा हूं संशोधन का प्रस्ताव। या तो राज्यसभा लोकसभा को ये कह सकते हैं कि इसमें इस प्रकार से आप संशोधन कीजिए। और तीसरा विकल्प क्या है दोस्तों, कि विधेयक के संबंध में 6 माह तक कोई निर्णय ना ले, 6 माह तक निर्णय ना ले। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, 6 माह तक निर्णय न ले। तो 3 विकल्प होते हैं राज्यसभा के पास। ये किसी भी मतलब अगर वो राज्यसभा के पास आएगा पहले और बाद में लोकसभा के पास चला गया तो लोकसभा के पास भी कुल मिला के यही 3 विकल्प होते हैं। तो जो दूसरा सदन होता है उसके पास ये 3 विकल्प होते हैं। अब देखो अगर वो विधेयक पारित हो गया तो फिर वो राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी और वो बन गया कानून। अगर वो पूर्णतः अस्वीकार कर दे और संशोधन करने के लिए पुनः लोकसभा में भेजे तो फिर लोकसभा को देखना पड़ेगा, उसमें संशोधन करना पड़ेगा, फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा। लेकिन यदि 6 माह तक कोई राज्यसभा उसमें निर्णय नहीं लेती, कुल मिला के राज्यसभा कहीं ना कहीं उसमें कुछ मतलब राज्यसभा को वो जो विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है राज्यसभा उसे पारित नहीं करना चाहती है, तो कुल मिला के एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है लोकसभा के बीच और राज्यसभा के बीच। और इस गतिरोध उत्पन्न जो हो गया है दोस्तों, इसका जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाता है, क्योंकि यदि लोकसभा से कोई विधेयक पारित हो गया है राज्यसभा में उसको 6 माह तक निर्णय उसमें राज्यसभा ने लिया ही नहीं है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं वो एक गतिरोध की स्थिति वहां पे उत्पन्न हो गई है। तो अब यहाँ पे विकल्प क्या बचता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में कहा गया है। लेकिन दोस्तों संयुक्त अधिवेशन के जो संचालन के नियम है वो आर्टिकल 118 में है, अनुच्छेद 118 में है संयुक्त अधिवेशन के संचालन के नियम। किस प्रकार से संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, कौन उसकी अध्यक्षता करता है, इसकी अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। देखो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता तो राष्ट्रपति है, और संयुक्त अधिवेशन के संचालन के नियम है अनुच्छेद 118 में। 118 कहता है कि जो इसकी अध्यक्षता करेगा, अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की, वो करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ये आपको नोट करना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा, और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हमने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में काफ़ी डिटेल्स में पहले ही बता रखा है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन यानी दोनों सदनों की वहाँ पे संयुक्त वहाँ पे बैठक होती है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। और फिर वहाँ पे संयुक्त रूप से जो विधेयक लोकसभा ने रोक के रखा था वो संयुक्त रूप से वहाँ पे पारित किया जाता है। अब हमेशा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो संयुक्त अधिवेशन है लोकसभा प्लस राज्यसभा का, इसमें देखो लोकसभा के पास कितनी सीट है, टोटल 545 सीट है, और राज्यसभा के पास कितनी सीटें टोटल 245 सीट, यानी संयुक्त रूप से 790 सीटें हो गई है। अब संयुक्त रूप से हो गई 790 सीट। अब कुल मिला के बहुमत के लिए कितनी चाहिए, बहुमत के लिए चाहिए 395 सीट। तो अब देखो लोकसभा के पास अकेले 545 है और लोकसभा में वो पहले ही क्या हो चुका है, पारित हो चुका है। यानी अगर लोकसभा यहाँ चाहती है तो यहाँ भी लोकसभा अपनी मर्जी से इस विधेयक को, अगर पूरी के पूरे जो राज्यसभा के सदस्य हैं 245 सदस्य, वो अगर ना भी चाहें
वो वोट बिल्कुल अगर उस पक्ष में ना दे तो फिर भी लोकसभा के 395 सदस्य अगर पक्ष में वोट देते हैं विधेयक के, तो वो यहाँ से वैसे भी संयुक्त अधिवेशन में भी पारित हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ भी शक्ति किसके पास है ज़्यादा, लोकसभा के पास रखी गई है। तो संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये बुलाया क्यों जाता है, यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर राज्यसभा में कोई भी जो साधारण विधेयक, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि हम अभी साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं और संयुक्त अधिवेशन ये बुलाया जा रहा है, ये बुलाया जा रहा है दोस्तों साधारण विधेयक के लिए। तो संयुक्त अधिवेशन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। नंबर 1 ये बुलाया गया था 1961 में, दहेज प्रतिषेध विधेयक, ये था आपका 1959 का। और इसमें 1961 में ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया बैंकिंग सेवा, अभी सिर्फ 3 बार बुलाया गया है, ठीक है। बैंकिंग सेवा आयोग ये बुलाया गया था 1978 में। बैंकिंग सेवा से संबंधित कुछ ऐसे विधेयक थे जो दोनों सदनों में मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और तीसरा जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तीसरा, आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पर कब बुलाया गया, 2002 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो कुल मिला के संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता भी 3 बार पड़ी और 3 बार ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अब आगे चलते हैं। देखो आर्टिकल 108 तक हो गया, ठीक है। 107 में साधारण विधेयक की चर्चा हो गई, 108 में हो गया संयुक्त अधिवेशन। अब देखो अब आता है धन विधेयक। साधारण विधेयक के बारे में आप सारी चीज़ें यहाँ पे समझ गई। साधारण विधेयक में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट जो नोट है वो क्या आपने मतलब ध्यान रखने हैं। एक तो इसको किसी भी सदन में या तो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। अब जब किसी भी सदन में लाया जा सकता है तो राज्यसभा के पास इसमें शक्ति क्या है, जो राज्यसभा के पास शक्ति है, अगर इसमें लोकसभा में पहले ला गया और राज्यसभा के पास बाद में इसको कुल मिला के ले जाया गया इस विधेयक को, तो राज्यसभा इसको 6 माह तक रोक के रख सकती है। और अगर राज्यसभा ने 6 माह तक इसको रोक दिया है तो फिर गतिरोध उत्पन्न के कारण राष्ट्रपति क्या बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन इसमें बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन इसमें बुलाया जा सकता है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको साधारण विधेयक के बारे में नोट करने हैं, क्योंकि धन विधेयक में अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है तो यहीं से आपको वो समझना होगा। अब देखो धन विधेयक क्या है। धन विधेयक का जो उल्लेख मिलता है आर्टिकल 110 में मिलता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल होंगे ये बताया गया है आर्टिकल 110 में। टैक्स लगाना, टैक्स को समाप्त करना, या अगर टैक्स में परिवर्तन करना है, यानी टैक्स लगाने से संबंध कोई विधेयक है, टैक्स समाप्त करने से विधेयक कोई लाया जाता है, या टैक्स में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक लाया जाता है, तो वो किस में आएगा दोस्तों, वो धन विधेयक में आएगा। दूसरा क्या है, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना। अब भारत सरकार सीधे अपनी मर्जी से तो धन उधार ले नहीं सकती है, तो इसके संबंध में जो विधेयक लाया जाएगा उसे धन विधेयक कहा जाएगा। और भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, धन विधेयक के अंतर्गत आता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों, इसका निर्णय हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, वहां पे मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक का निर्णय ये लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति है कि वही निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन धन विधेयक के बारे में जो विशेष प्रक्रिया दी गई है वो किस में दी गई है दोस्तों, तो वो दी गई है आर्टिकल 109 में। अनुच्छेद 109 क्या कहता है, इसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है दोस्तों। जो धन विधेयक होता है, नंबर 1 पॉइंट आपको नोट करना है, ये केवल क्या है दोस्तों, लोकसभा में पारित होता है। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पारित तो खैर इसको अभी बताऊंगा पारित किस में होगा। देखो अगर धन विधेयक को लाना होगा, इसको राज्यसभा में भी कभी भी नहीं लाया जा सकता है।
धन विधेयक को केवल दोस्तों लोकसभा में लाया जाएगा। जब लोकसभा इसको क्या करती है, इससे एक और पॉइंट अन्य है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। अब देखो धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर क्या है। साधारण विधेयक उसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन जो धन विधेयक है उसको केवल लोकसभा में लाया जाता है। साधारण विधेयक उसको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही लाया जाता है। तीसरा क्या है दोस्तों, इसमें याद करने वाला पॉइंट तीसरा ये है कि जो धन विधेयक है आपका, राष्ट्रपति ने आपको पूर्वानुमति दे दी, इसको आपने लाया है, लेकिन अब जब ये लोकसभा में पारित हो गया है धन विधेयक, क्योंकि इसको लोकसभा में ही लाया जा सकता है पहले, जब ये लोकसभा में पारित हो गया है बहुमत से, अब इसको कहाँ ले जाया जाएगा, राज्यसभा में ले जाया जाएगा। तो देखो साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा क्या कर सकती थी, तीन उसके बाद विकल्प थे, या तो उसने उसको पारित कर दिया, या संशोधन के लिए पुनः लौटा दिया, या तीसरा क्या था 6 माह तक वो क्या कर सकती है, उसको रोके रख सकती है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कोई शक्ति यहाँ पे नहीं दी गई है। राज्यसभा को यहाँ पे 14 दिन का समय दिया जाता है, केवल 14 दिन का समय। अब 14 दिन में वो क्या करती है, या तो उसको धन विधेयक को इसने पारित कर दिया है तब तो ठीक है, अगर इसने धन विधेयक को संशोधन के लिए लौटा दिया है, और अगर लोकसभा उसमें संशोधन करती है या नहीं करती है ये लोकसभा की मर्जी है, फिर भी उसको पारित माना जाएगा। और अगर लोकसभा ने 14 दिन तक इसमें कोई भी निर्णय नहीं दिया है दोस्तों धन विधेयक को, तो फिर भी यदि लोकसभा में धन विधेयक पारित हो गया है और राज्यसभा ने उसको 14 दिन तक अपने पास रख भी लिया है, फिर भी उसको पारित माना जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कोई भी शक्तियां ज़्यादातर नहीं है। तो कुल मिला के शक्तियां सारी किसके पास है धन विधेयक की, वो है लोकसभा के पास। यानी अगर लोकसभा में धन विधेयक पारित हो गया तो कुल मिला के समझो कि धन विधेयक अपने आप पारित हुआ माना जाता है। अब देखो एक और पॉइंट आपको नोट करना है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या किया जाता है, लाया जाता है लोकसभा में, और फिर लोकसभा में इसको पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन से पहले राज्यसभा को इसको पारित करना होगा, और ना भी पारित करे तो फिर भी वो पारित माना जाएगा, और फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास। अब यहाँ पर राष्ट्रपति इसको दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ऐसा विधेयक कौन सा है जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है? तो मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया था, वहाँ पे वीटो शक्तियाँ हमने पढ़ी थी, शक्तियों के बारे में बताया था कि धन विधेयक ऐसा विधेयक है दोस्तों जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में लाया ही राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया गया था। यानी राष्ट्रपति को पहले ही पूछ लिया है कि हम धन विधेयक ला रहे हैं, इसलिए अब राष्ट्रपति ने तो पहले देख रखा है, तो उसको वो फिर पूर्वानुमति के लिए नहीं लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और फिर धन विधेयक यहाँ पे बन जाता है कानून। तो इस प्रकार से सारी प्रोसेस है दोस्तों धन विधेयक की। अब देखो धन विधेयक में कौन कौन से नहीं आते हैं, देखो आते क्या क्या है, यह मैंने आपको यहाँ पे आर्टिकल 110 में बता दिया है। टैक्स लगाना, समाप्त करना टैक्स को, परिवर्तन करना टैक्स में, इससे संबंधित जो भी विधेयक होंगे वो धन विधेयक कहलाएंगे। भारत सरकार द्वारा धन को उधार लेना, ये भी क्या है, धन विधेयक के अंतर्गत आता है। आकस्मिक निधि, ठीक है, या जो आपकी संचित निधि है, जो भारत सरकार की संचित निधि है उसमें धन जमा करना या धन निकालना, ये भी किस में आता है, धन विधेयक में आता है। और कोई विधेयक, ये तो खैर वो उसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखो आपको जैसे जुर्माना हो गया, लाइसेंस से संबंधित कोई विधेयक, ये जो स्थानीय टैक्स है, स्थानीय शासन द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई टैक्स लिया जा रहा है तो वो धन विधेयक नहीं कहलाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको आर्टिकल 110 और आर्टिकल 109 भी समझ में आ गया होगा। अब आता है आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 क्या कहता है, ये कहता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लोकसभा एंड राज्यसभा में कोई भी बिल या विधेयक पारित हो गया है उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास। अब देखो राष्ट्रपति की स्वीकृति, किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई है आर्टिकल 111 में। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। ये विकल्प हैं, एक है विधेयक को स्वीकृति वो दे सकता है
अगर विधेयक को स्वीकृति दी तो फिर ये विधेयक क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। यानी बिल या विधेयक क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यदि विधेयक को स्वीकृति किसने दे दी है, राष्ट्रपति ने दे दी है। दूसरा क्या है, विधेयक को रोक सकता है, क्योंकि कहीं भी संविधान में ऐसा उल्लेखित नहीं है कि राष्ट्रपति के पास, मतलब संविधान में ये उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति एक निश्चित टाइम में विधेयक को उसको स्वीकृति देनी ही होगी, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो विधेयक को वो अपने पास कितना भी टाइम के लिए रोक सकता है। अगर राष्ट्रपति देखता है कि यार ये विधेयक बिल्कुल सही नहीं है, इसको पारित नहीं होना चाहिए, तो फिर इस वाले विकल्प का वो प्रयोग करता है, उसको वो रोक के रखता है। और जब तक राष्ट्रपति ने अपने पास उसको रोक रखा है तो क्या है, वो विधेयक कानून कभी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। और तीसरा विकल्प क्या है, विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन में लौटा सकता है। लेकिन कौन से विधेयक को, वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको नोट करना है, धन विधेयक यदि वो नहीं है। धन विधेयक क्यों नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को पहले ही राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया गया है और इसीलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो अगर अन्य विधेयक है तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त और है, अगर संसद ने, राष्ट्रपति ने जैसे बोल दिया कि इसमें यह संशोधन करो, अगर संसद ने वो संशोधन किया उसमें या नहीं भी किया है तो पुनः वो अगर राष्ट्रपति के पास चला गया है तो राष्ट्रपति को उसको पुनः स्वीकृति देनी ही होगी। तो लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहता है किसी को कि ये विधेयक पारित नहीं होना चाहिए, तो तब उसको वो इस विकल्प का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति की जो शक्तियां दी गई हो आर्टिकल 111 में दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, धन विधेयक के संबंध में एक पॉइंट और छूट गया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो धन विधेयक होता है, राज्यसभा के पास इसके संबंध में शक्तियां नहीं है। राज्यसभा के पास, राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा इसको 14 दिन का समय दिया गया है। 14 दिन में इसको निर्णय लेना होगा। अगर ये पारित करती है तो ठीक है, और नहीं भी पारित करती है, 14 दिन तक इसको रोके रखती है धन विधेयक को, तो धन विधेयक पारित माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में वो पहले ही पारित हो चुका है, राज्यसभा के पास वो आया था, और यदि इसने 14 दिन तक इसको रोक भी दिया है तो फिर भी ये पारित माना जाएगा। और इसमें एक विशेष बात यह है कि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। क्योंकि संयुक्त अधिवेशन इसलिए नहीं बुलाया जा सकता दोस्तों, क्योंकि अगर राज्यसभा के पास शक्तियां होती है धन विधेयक के बारे में, अगर ये इसको 6 माह तक रोके रखती और 6 माह तक इसने रोके रख दिया है, तो तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक हो जाता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है दोनों सदनों के बीच। लेकिन जब राज्यसभा के पास इसमें शक्तियां ही नहीं है धन विधेयक के बारे में, सारे निर्णय लोकसभा को लेने हैं, तो फिर संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है। समझ गए आप, इसने तो वैसे भी पारित होना ही होना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो हमने दोस्तों आज यहाँ पे चर्चा की आर्टिकल 107 से लेकर और आर्टिकल 111 तक, जिस हमने साधारण विधेयक के बारे में बात की। उसके बाद हमने आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की। 109 में हमने धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रियाएं हैं वही की, एक तो लोकसभा में लाया जा सकता है और इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक इसको समय दिया गया है, 14 दिन के बाद इसको स्वतः पारित माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा नहीं होगा, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और राष्ट्रपति की स्वीकृति, किसी विधेयक में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो किस प्रकार से कानून बनता है, ये सारे दोस्तों टॉपिक आज हमने कवर किए। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा कल की वीडियो में, हम यहाँ पे बजट के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 112 से लेकर हम आर्टिकल 123 तक, 122 तक, ठीक है, कंप्लीट उसको कर देंगे। तो बजट हो जाएगा उसमें, और उसमें आपका वित्त विधेयक आ जाएगा। वित्त विधेयक में धन विधेयक भी आता है, तो इसके बारे में हल्की सी चर्चा वहाँ भी होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा होगा। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।